हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने जेन ऑफ पाइथन के बारे में कभी नहीं सुना होगा। सरप्राइज्ड। जेन ऑफ पाइथन बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल है जिन्हें प्रत्येक पाइथन प्रोग्रामर को जानना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। वे पाइथन की तरह संक्षिप्त और सुंदर हैं। आइए उनको एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज जेन ऑफ पाइथन? जेन ऑफ पाइथन 19 गाइडिंग प्रिंसिपल का एक कलेक्शन है जो वास्तव में पाइथन के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करता है। इन्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर टिम पीटर्स ने लिखा था। वो चाहते थे कि पाइथन के क्रिएटर गुइडो वैन रोसुम 20th प्रिंसिपल को भी जोड़ें, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए वर्तमान संख्या 19 ही है। फिर भी इस सेट को PEP 20 कहा जाता है। PEP पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल्स पाइथन कम्युनिटी को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले या पाइथन के लिए नई सुविधा का वर्णन करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। PEP 20 के केस में यह इन 19 प्रिंसिपल की एक सूची मात्र है। PEP में इन गाइडलाइंस को शामिल करना और उन्हें पाइथन कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है, जिसके बारे में प्रत्येक पाइथन प्रोग्रामर को पता होना चाहिए। पाइथन इंटरप्रेटर में जेन ऑफ पाइथन को कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए आप पाइथन इंटरप्रेटर में import this नाम का कमांड को चलाएं। ये देखिए इस तरीके से। अभी आपको स्क्रीन पर जेन ऑफ पाइथन के सारे प्रपोजल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देखिए, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, और इस तरह से यहाँ पे 19 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। जेन ऑफ पाइथन या PEP 20 के प्रिंसिपल्स क्या हैं? हालांकि जेन ऑफ पाइथन के प्रिंसिपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए थे, लेकिन वे तकनीकी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा जैसे कि इंग्लिश में लिखे गए हैं, इसलिए हमें वास्तव में खूबसूरती से लिखे गए इन प्रिंसिपल्स को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता हो सकती है। आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं। नंबर 1, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली। सुंदर कोड बदसूरत कोड से बेहतर है। यदि दो कोड स्निपेट दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल और आसानी से पढ़ने योग्य है जबकि दूसरा मेसी और समझने में कठिन है, तो पहला निश्चित रूप से विनर है। पाइथन अपनी सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोड पाइथोनिक दिखे तो उसकी कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी पर ध्यान दें। नंबर 2, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट। आपका कोड किसी ऐसे व्यक्ति को भी समझ में आ जाना चाहिए जो आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं जानता हो। किसी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कोड की कार्य क्षमता को अस्पष्ट भाषा के छिपाए बिना अपने कोड को यथासंभव स्पष्ट बनाएं। नंबर 3, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। यदि आपके पास कोई सिंपल प्रॉब्लम है जिसे सिंपल सॉल्यूशन से सॉल्व किया जा सकता है तो उसे अपनाएं। यदि आपकी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसे कई सिंपल प्रॉब्लम में डिवाइड करें जिन्हें एक सिंपल सॉल्यूशन से सॉल्व किया जा सकता है। स्मार्ट दिखने के लिए अपने कोड को अधिक कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। पाइथन में कभी भी इसकी सराहना नहीं की जाती है। नंबर 4, कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड। जब आपकी प्रॉब्लम के लिए कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है तब भी यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड कोड आपके साथी प्रोग्रामर को कंफ्यूज कर देता है और बहुत सारा समय और एफर्ट बर्बाद कर देता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ काम करते समय भी अपना कोड यथासंभव सिंपल और रीडेबल रखें। नंबर 5, फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड। क्या आप चीज़ों को कैटेगरीज, सब कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में व्यवस्थित करने के बड़े फैन हैं? जब आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो यह हायरार्किकल स्ट्रक्चर अक्सर ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में अधिक कन्फ्यूजन पैदा करती है। इससे तो बेहतर यह होगा कि मिनिमम नेस्टिंग के साथ एक फ्लैट कोड स्ट्रक्चर पर टिके रहें। यह कोड रीडेबिलिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि आप पहले से जानते हैं, हम पाइथन में रीडेबिलिटी की बहुत परवाह करते हैं। नंबर 6, स्पार्स इज बेटर देन डेंस।
ढेर सारी फंक्शनलिटीज़ को कोड में एक ही लाइन में कंप्रेस करके किसी को प्रभावित करने का प्रयास ना करें। यह गैर प्रोग्रामर के लिए तो प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह आपके साथी प्रोग्रामर को कंफ्यूज करता है, जिन्हें आपके कोड को समझने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता होगी। आमतौर पर डेंस वन लाइनर की तुलना में कोड की कई ईजी टू फॉलो लाइन्स का होना बेहतर होता है। नंबर 7, रीडेबिलिटी काउंट्स। अक्सर प्रोग्रामर वेरिएबल और फंक्शन नामों को एब्रीविएट करके या कमेंट्स को छोड़कर या कमेंट्स को एक्स्ट्रा शॉर्ट बनाकर समय बचाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, आप केवल एक बार कोड लिखते हैं, लेकिन लोगों को इसे कई बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। यदि आप वास्तव में समय बचाना चाहते हैं तो समझने में आसान वेरिएबल और फंक्शन का नाम, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर इंडेंटिंग का उपयोग करके अपने कोड को पढ़ने योग्य बनाएं। नंबर 8, स्पेशल केसेज आर्ट स्पेशल एनफ टू ब्रेक द रूल्स। पाइथन में बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं जो आपके कोड को साथी प्रोग्रामर के लिए अधिक रीडेबल बनाती हैं। इसे अपने तरीके से करने के बजाय इन प्रैक्टिसेज को फॉलो करें। यह नियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब आप दूसरों के उपयोग के लिए मॉड्यूल या लाइब्रेरी बनाते हैं। नंबर 9, ऑल्दो प्रैक्टिकलिटी बीट्स प्योरिटी। हालांकि प्रत्येक नियम का एक अपवाद हो सकता है। यदि किसी समस्या को अपने तरीके से हल करना अधिक प्रैक्टिकल है और यह कोड रीडेबल और इजी टू फॉलो है, तो आप कभी कभी एस्टैब्लिश बेस्ट प्रैक्टिस से डेविएट हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग के नए लोगों के लिए इस और एबव प्रिंसिपल के बीच नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ यह आसान होता जाता है। नंबर 10, एरर शुड नेवर पास साइलेंटली। यदि कोई एरर है और आपका प्रोग्राम कुछ नहीं या सिर्फ एक एरर कोड लौटाता है, तो आपको यह एक साइलेंट एरर मिल रहा है। यह अच्छा नहीं है। एरर्स को साइलेंट करने से ऐसे बग्स उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें हटाना कठिन होता है, क्योंकि मूल कारण का पता लगाना कठिन होता है। किसी एरर को साइलेंट करने और चलते रहने की तुलना में किसी प्रोग्राम का क्रैश हो जाना बेहतर है। नंबर 11, अनलेस एक्सप्लिसिटली साइलेंस्ड। कुछ मामलों में आप उन एरर्स को इग्नोर करना चाह सकते हैं जो आपके प्रोग्राम के कारण हो सकती है। फिर सबसे अच्छा अभ्यास यह है कि अपने कोड में इस एरर को इंटेंशनली साइलेंट कर दिया जाए। नंबर 12, इन द फेस ऑफ एम्बिग्विटी रिफ्यूज द टेम्पटेशन टू गेस। यदि आपका कोड काम नहीं कर रहा है तो आंख बंद करके डिफरेंट सॉल्यूशन ट्राई ना करें जब तक कि उनमें से कोई एक काम ना करने लगे। हो सकता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उसे हाइड कर रहे हों। इसके बजाय प्रॉब्लम को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करें और फिर एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन खोजें। नंबर 13, देयर शुड बी वन एंड प्रेफरेबली ओनली वन ऑब्वियस वे टू डू इट। जब आपके पास एक ही प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। हालांकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और एफर्ट भी शामिल है, क्योंकि आपको सभी पॉसिबल सॉल्यूशन से परिचित होने की आवश्यकता है। पाइथन पूरी तरह से सिंप्लिसिटी के बारे में है और इसका एक अच्छा उदाहरण इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर ही छिपा है। इस सिद्धांत में वन के बाद पोस्टफिक्स ऑपरेटर, डबल डैश और ऑब्वियस से पहले प्रीफिक्स ऑपरेटर डबल डैश पर ध्यान दें। नए प्रोग्रामर अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स ऑपरेटर का उपयोग कब किया जाता है। पाइथन किसी भी तरह से इनका सपोर्ट न करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नंबर 14, although that may not be obvious at first unless you are Dutch। यह प्रिंसिपल पाइथन क्रिएटर गुइडो वैन रोसुम को रेफर करता है, जो कि डच हैं। जाहिर है कि उनके लिए पाइथन में किसी भी नियम को याद करना और समझना किसी और की तुलना में आसान होगा। नंबर 15, नाउ इज बेटर देन नेवर। इस प्रिंसिपल की कम से कम 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यह इनफाइनाइट और कभी ना खत्म होने वाले लूप को रेफर करता है, जिनसे आपको ऑब्वियसली अपने कोड में अवॉइड करना चाहिए। दूसरा पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको अपने प्रोग्रामिंग प्रोजेक्टों में प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर हम इन दोनों ही इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट कर लें तो कोई नुकसान नहीं है। नंबर 16, ऑल्दो नेवर इज ऑफन बेटर देन राइट नाउ। यह प्रिंसिपल पिछले प्रिंसिपल के आइडियाज को एलेबोरेट करता है।
यदि हम इसे सीधे तौर पर अपने कोड पर लागू करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि प्रोग्राम को जल्दी समाप्त करने और गलत परिणाम प्राप्त करने की तुलना में उसके समाप्त होने की प्रतीक्षा करना ज़्यादा बेहतर है। यदि हम जनरली प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस सिद्धांत की इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्ट में तुरंत कूदने के बजाय कुछ आइडिया और प्लान बनाने के रूप में कर सकते हैं। नंबर 17, if the implementation is hard to explain, it is a bad idea. यदि आपके लिए अपने कोवर्कर्स को अपने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में समझाना चुनौतीपूर्ण है तो प्रोबेबली यह खराब कोड में लिखा गया है। सबसे अधिक संभावना यह है कि आपने इसे ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और ऊपर के कुछ प्रिंसिपल का उल्लंघन किया है। अपने सॉल्यूशन को तब तक सिंपल बनाने का प्रयास करें जब तक कि आप इसे अन्य प्रोग्रामर को समझाने में कंफर्टेबल महसूस ना करें। Number 18, if the implementation is easy to explain, it may be a good idea. यदि आप अपने कोवर्कर्स को अपने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आसानी से समझा सकते हैं तो यह अच्छा हो सकता है। यह अभी भी गलत हो सकता है, लेकिन कोड की रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी के मामले में आप सही रास्ते पर हैं। एंड लास्ट, नंबर 19, name spaces are one honking great idea. Let's do more of those. पाइथन में आपके पास अलग अलग नेम स्पेस या नेम्स का कलेक्शन हो सकता है जो कि आपके प्रोग्राम में प्रत्येक ऑब्जेक्ट को यूनिक नेम रखने की अनुमति देता है। नेम स्पेस एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां आपके एक मॉड्यूल के नाम दूसरे मॉड्यूल के नेम के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। दिस मेक्स देम वेरी हैंडी। बस इतना ही। हमने जेन और पाइथन के सभी 19 प्रिंसिपल को कवर किया है। अब यह प्रैक्टिस का समय है। आइए जेन और पाइथन का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पाइथन कोड की सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी और कंसाइजनेस इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीखना संभव बनाती है। हालांकि किसी नई प्रोग्रामिंग भाषा की तरह रियल कोड के साथ प्रैक्टिस करना महत्वपूर्ण है। तो जेन और पाइथन का अभ्यास शुरू करें और एक प्रो बनें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। Thank you for watching.